सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। आज हम कोविड-19 और बच्चों पर किस तरह से इसका प्रभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे हम बच्चों को सेफ रखें, कैसे हम बच्चों का ख्याल रखें, इस पर विशेष बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, डीन एकेडमिक्स, हेड बच्चों का जो डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक्स, और आप एम्स जोधपुर से हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज भारद्वाज सर, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, कोऑर्डिनेटर स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, नोडल ऑफिसर एडल्ट वैक्सीनेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे आज के इस लाइव सेशन में। पहले तो सबसे पहले जानना चाहूंगा आप सब कैसे हैं? रेक्स बिल्कुल ठीक है हम लोग, और हम लोग का ये आशा है कि सभी लोग पूरे हमारे राज्य में और शहर में और पूरे अपनी कंट्री में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ये हम लोग की आशा है। बिल्कुल सही कहा सर ने, और मेरी तरफ से भी रैक्स में यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस, और दूसरा ये वक्त एक सॉलिडारिटी का है, एकजुटता का है, जहां हम सब ये बात कहते रहें कि हमें आपका ख्याल है। सो थैंक्स ये कहने के लिए, आपको हमारा ख्याल है, और बिलीव अस दैट सभी डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स को आपका ख्याल है। एम्स एंड 94.3 माय एफएम का ये एक संयुक्त प्रयास है जहां हम कोशिश करते हैं उन तमाम सवालों के जवाब देने की, वो तमाम आपके मन में चल रहे उथल पुथल को शांत करने की, जिसमें शायद आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन सेशन से। मेरा निवेदन है हमारे सारे व्यूअर्स से कि अगर आप भी इस विषय पर जिस पर आज हमारी चर्चा हो रही है कुछ भी पूछना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हम इस समय लाइव हैं, हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप सर एंड डॉक्टर पंकज सर एम्स जोधपुर से जुड़े हुए हैं। कुलदीप सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कोविड-19 का प्रभाव छोटी उम्र में बच्चों में किस उम्र तक देखने को मिल रहा है, अब तक जो आंकड़े आपके पास आ रहे हैं उनको लेकर? अभी तक ये देखा गया है कि बच्चों में कोविड के लक्षण पाए गए हैं। पिछले जो वेव थी उसमें भी थे, इस बार भी थे। थोड़ा सा बढ़ा हुआ है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। लेकिन बच्चों को असर अब ज़्यादा पता चल रहा है, जैसे उनके कॉमन सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा हैं, जैसे खांसी है, बुखार है, हाथ पैर दर्द, कमजोरी होना, ये सिम्टम्स ज़्यादा हैं। तो पहली वेव की अपेक्षा इस बार कुछ ज़्यादा बच्चों में इसका प्रभाव पता चल रहा है। तो आंकड़े हैं कि 1.5% पिछली बार था और अभी भी 1.6% है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये किसी भी उम्र में हो रहा है, न्यूबॉर्न से लेके 18 साल तक के बच्चों को किसी को भी असर करता है। स्पेशली छोटे बच्चों में से स्प्रेड और बड़े लोगों में भी हो जाता है। और एडोलसेंट में स्पेसिफिकली उनके सिम्टम्स ऑलमोस्ट जैसे एडल्ट के होते हैं, लेकिन इतने सीरियस नहीं होते जितने कि एडल्ट्स के होते हैं, बट उनमें भी वही लक्षण होते हैं। गले में दर्द होना, बुखार होना, सिर दर्द, उल्टियाँ, पेट दर्द, लैट्रिन पतली होना, ये सारे लक्षण पाए गए। सर, लक्षणों की बात तो हमने कर ली। अभी ऐसा भी देखने को मिलता है कई बार, जैसे मैं अपने एक दोस्त की बात बताता हूँ कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं, दो बच्चे हैं उनके, और अब जैसे वो पॉजिटिव आ गए हैं तो वो एक ही घर में हैं, जबकि वो ये कहते हैं कि मैं अलग कमरे में हूँ, पर हैं एक ही घर में। तो ऐसे में आप थोड़ा क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कोविड पॉजिटिव पेशेंट से, किस तरह से बच्चों का डिस्टेंस और फैमिली मेंबर को डिस्टेंस बना के रखना चाहिए? जैसे एक घर में अगर कोई भी परिवार का सदस्य प्रभावित होता है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को अलग से रखा जा सके। लेकिन यही हमारे लिए बहुत अच्छा समय है जब हम बच्चों को कोविड अनुकूल व्यवहार के बारे में अच्छी जानकारी और उनके हैबिट्स को फॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को समझाना पड़ता है, नए तरह से बताना पड़ता है बीमारी के बारे में, इसकी सीरियसनेस के बारे में। तो कुछ समझदार बच्चे समझ भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर छोटी उम्र वाले बच्चों को बिल्कुल अलग से रखना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत वो समझते हैं हाँ, कि बीमारी में ये फैलने वाली बीमारी है और हमसे और लोगों को भी होगा और हमें भी ये सीरियस कर सकता है, तो कुछ बच्चे समझते हैं। तो आई थिंक अगर हम बच्चों को अच्छी तरह एक्सप्लेन करें उनके लेवल पे जाके, उनकी उम्र के हिसाब से, तो बच्चों को भी समझाना आसान है।
साथ में बड़ों को भी चाहिए कि वो जितना हो सके, अगर वो पॉजिटिव है तो जितना हो सके अलग रहें। बच्चों से कांटेक्ट में आने पे भी अगर उनका लगता है कि बच्चे आ गए तो जो टोटल बिहेवियर है आपका, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, वो मेंटेन रख के उनको भी इसका शिक्षा दें कि बच्चों को भी ऐसे ही फॉलो करना है। वैसे तो सर ने शुरुआत में बताया था कि क्या सिम्टम्स होते हैं, पर यहाँ पर अजय सिंह जी ने मैसेज किया है सर फेसबुक पे, वो जानना चाहते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स इन चिल्ड्रन। अगर हम थोड़ा सा एक बार वापस बता दें, क्योंकि ये मुख्य सवाल रहेगा मुझे लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली ये कोरोना वायरस ऐसा नया वायरस नहीं है। कोरोना वायरस हमारे बच्चों में बहुत समय से, करीब 30-40 वर्ष से रहता था, और वो कॉमन जो उसके लक्षण होते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस, गैस्ट्राइटिस, लूज मोशंस, बॉडी एक, दर्द, फीवर, गले में दर्द, ये होना होता है। लेकिन जो कोविड-19 स्ट्रेन जो पिछले वर्ष हमारे पूरे संसार को ग्रसित किया है, इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, जो तेज बुखार, गले में दर्द और हाँ बहुत ज्यादा कमजोरी होना। ये बच्चों में भी है। बच्चों में ज्यादातर सिम्टम्स होते हैं थ्रोट पेन होने के, खांसी है, बुखार है, सांस लेने में दिक्कत है, लूज मोशंस है, ये बच्चों में ज्यादा है। इसके अलावा जो बच्चे जिनको स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे इम्यूनिटी वाली प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज है, रेयर कंडीशंस है, जेनेटल मालफॉर्मेशन है, हार्ट डिजीज है, अस्थमा है, इन बच्चों को थोड़े सीरियस सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जिसमें कि सीवियर निमोनिया और स्किन में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम एक कंडीशन होती है, MISC इन चिल्ड्रन, वो उसके लक्षण भी आने लगते हैं, जोड़ों में दर्द होना, स्किन की खाल निकलना। तो ऐसे जो इन्फ्लेमेटरी वाले सिम्टम्स होते हैं, जो कावासाकी डिजीज में ज्यादातर देखे जाते हैं, वो बच्चों में आए हैं। पंकज सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी कोई बच्चे का कोई केस आपकी नजर में आया है कोविड को लेकर? जैसा सर ने बताया कि एम्स अस्पताल में पिछले साल भी और इस साल भी जो बच्चों के केसेस हैं वो आए हैं, तो ये नई बात नहीं है। एक बात जो हम सबको समझनी होगी वो ये कि उसे हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, और जिस तरह से इंफॉर्मेशन मीडिया में है, आई बिलीव हम सब इस बात को समझ रहे हैं कि पिछले साल से इस सेकेंड वेव में क्या बदला है। दो तीन चीजों का खास बदलाव हुआ है। पहला पहला तो ये बदलाव है कि वायरस अपने आप को थोड़ा म्यूटेट कर रहा है, यानी वो बदल रहा है, और वो इस वायरस की कुछ एक खूबी है या खासियत है, दुर्भाग्यवश वो अपने आप को बदल रहा है। दूसरा, पिछले बार भारत ने जो कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स थे उन्हें काफी सख्ती से लागू किया था। लॉकडाउन की बात हो या किसी की भी, शायद बीमारी कम थी लेकिन लोग जागरूक ज्यादा थे। तीसरा, वैक्सीन वैक्सीन पिछले साल नहीं थी और वो आ गई है इस साल। तो अब इसे ऐसे समझिए, इसे हम कहते हैं ससेप्टेबल पॉपुलेशन। तो पिछले साल ससेप्टेबल पॉपुलेशन में बच्चे नहीं थे, बच्चे घरों में कैद थे, बंद थे, बच्चे बाहर नहीं आ रहे थे, स्कूल्स नहीं खुले थे, बच्चे बाहर खेलने नहीं जा रहे थे। तो जो संभावनाएं थी उनकी कोविड-19 को इन्फेक्ट होने की, उससे वो कम थी। इस साल दुर्भाग्यवश ऐसा रहा कि हमने शुरुआत में अपने थोड़े से गार्ड्स ढीले कर दिए, चाहे वो हर स्तर पे हुआ हो, बड़े स्तर पर, सरकारों के स्तर पर या राज्य सरकारों के स्तर पर या इवन कम्युनिटी के स्तर पर, सभी ने अपने गार्ड्स को डाउन किया। और क्योंकि कहते हैं समय को आगे भी बढ़ना था, स्कूल्स भी खुले, बच्चों के जो प्रोबेबिलिटी थी इन्फेक्शंस की वो भी बढ़ी, बच्चे बाहर खेलने भी निकले। और एक, जैसे मैंने बताया कि धीरे धीरे क्या हुआ कि वैक्सीनेशन या इन्फेक्शन, क्योंकि पिछले साल ससेप्टेबल लोग बड़े लोग थे तो वो इन्फेक्ट हो गए, तो यानी कि इस साल वो ससेप्टेबल नहीं है, एक तरह से उनमें थोड़ी थोड़ी इम्यूनिटी, जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, वो भी आई। तो इस कारण इस साल क्या हुआ, जो सिनेरियो था वो पूरा बदला हुआ था। इस साल बच्चे ज्यादा ससेप्टेबल हुए और बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट हुए। तो जैसे कुलदीप सर ने बताया कि ऐसा कुछ नई बात नहीं है कि पिछले साल हमारे पास बच्चे नहीं आए थे, बच्चे इन्फेक्ट हुए थे, और उनमें से वही बच्चे गंभीर हुए जिनमें एक या दो ही है जहां तक मुझे याद है जिनमें की कोई कोमॉर्बिड कंडीशन पहले से थी। जो बच्चे नॉर्मल कोविड-19 के साथ आए उनमें निमोनिया इस तरह का था जो सही हुआ और बच्चे घर जा सके। इस साल भी स्थिति ऐसी ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, यहाँ पर अंकित माथुर का एक सवाल आया है, मैं कुलदीप सर और पंकज सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आंसर आप करें। इन्होंने कहा है कि बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उन्हें खाने में क्या दिया जाए? अगर वो नॉनवेज खाते हैं इस टाइम पे तो क्या वो सेफ रहता है? जैसा कि इम्यूनिटी हमारे एक अंदर की एक शक्ति होती है जो नेचुरल होती है,
और ये नेचुरल हमारे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसमें से फैक्टर्स कुछ जेनेटिक भी होते हैं, तो जेनेटिक या होस्ट फैक्टर, तो कुछ जेनेटिक मेकअप हम लोग का इस तरह का है कि हम लोग की इम्यूनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके ऊपर हमारा वातावरण होता है जो इम्यून सिस्टम को और एनहांस करता है। जैसे हम लोग का वातावरण उतना साफ नहीं है तो थोड़ी बहुत इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है। बाहर के कंट्रीज में इतना ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए जाते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं होती और वो वायरल बीमारियों से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। तो हम लोग के देश में जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के बहुत सारे हमारे खान-पान की चीज़ें हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा है कि आप जो नेचुरल खाना है, जितना रिकमेंडेड अलाउंस है विटामिन्स के, मिनरल्स के, वो भरपूर मात्रा में लें। इसके साथ ही साथ हमारा इम्यूनिटी ये भी डिपेंड करता है हम कितना अपने आप को व्यायाम करते हैं या शारीरिक काम करते हैं। देखा गया है जो एक्टिव लोग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है और बच्चे क्योंकि एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा खेल-कूद करते रहते हैं, तो नेचुरली उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि उनका जो बिहेवियर होता है हर चीज़ को छूने का, उसके कारण वो जल्दी इन्फेक्शन से ग्रसित भी हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम ये कहेंगे कि आप जो नेचुरल चीज़ें हैं, उन्हीं पे ज़्यादा फ़ोकस करें। जहाँ तक नॉन-वेज का है सवाल, तो नॉन-वेज डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का खाना सूट करता है। वो हमें अपने खुद ही हमारी बॉडी उसको अडैप्ट करती है, सोचती है। अगर हमें कोई नॉन-वेज अच्छा लगता है, उससे हमारे फीलिंग अच्छी आती है, तो दैट इज़ आल्सो सूटेबल। उसी तरह कुछ लोग नॉन-वेज वेज प्रेफ़र करते हैं, जो इनको पूरी तरह से ताकत भी देता है और कुछ हमारी जड़ी-बूटियाँ होती हैं, वो वेजिटेरियन टाइप की ही होती हैं, तो लोग उसको आसानी से ग्रहण भी कर लेते हैं। तो नॉन-वेज खाने में कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन नॉन-वेज को अच्छी तरह से कुक करके लिया जाए, तो वो बेटर है। इवन हम वेज भी होता है अच्छी तरह कुक करके लेंगे तो भी वो हमारे लिए बेटर होगा और इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा। अच्छा सर, यहाँ पर एक पक्खा राम जी ने कुछ लिखा है कि माइग्रेन प्रॉब्लम होती है 21 साल की फीमेल को। माइग्रेन प्रॉब्लम होती है कोविड में? हाँ, माइग्रेन का मतलब है कि सिर दर्द। एक्चुअली क्या होता है, कोविड का एक और बहुत बड़ा सिम्पटम जो पिछली वेव में भी पाया गया था, सिर में बहुत तेज दर्द होना। इतना दर्द होता है कि ऐसा लगता है कि सिर फटा जा रहा है। तो ये सिम्पटम्स कई यंग लोगों को हुआ है और लोग इसको मानते हैं कि माइग्रेन है। ऑल्दो माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो मल्टीफैक्टोरियल है, जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करती है, स्ट्रेस फैक्टर पे भी डिपेंड करती है और हमारे कुछ कंडीशन होती है ब्रेन की जिसकी वजह से माइग्रेन जो यूनिलैटरल पेन होता है उसको माइग्रेन कहते हैं। लेकिन कोविड टाइम में सीवियर हेडेक एक मैनिफेस्टेशन होता है बिकॉज ये वायरल इन्फेक्शन हर एक अंग को प्रभावित करता है। तो हमारी जो मेंजेस होती हैं उसको भी थोड़ा इन्फ्लेमेशन करने से सीवियर हेडेक ऐसा करता है कि जैसे माइग्रेन है, सिर फटा जा रहा है। तो ये माइग्रेन लोग समझते हैं, बट माइग्रेन का डेफिनेशन लगातार बार-बार होना, तभी हम माइग्रेन उसको मानते हैं। हर सर दर्द को माइग्रेन नहीं कहा जा सकता। पंकज सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वर्तमान में एम्स हॉस्पिटल में क्या स्टेटस है और क्या गुजारिश आप हमारे जोधपुर वासियों से करना चाहेंगे? और इस समय हमारे साथ और जो नए लोग जुड़े हैं जो शुरुआत से नहीं थे, मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेशन है ये बच्चों के बारे में विशेष कर बात करने का है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं जिसमें आप वैक्सीन के बारे में और दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं। पर आज का हमारा जो फोकस है वो ये है कि बच्चों के लिए हम कुछ अच्छी एडवाइस जो हम आपसे साझा करें, आप अपने आसपास लोगों से साझा करें। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछें। कोविड के बारे में भी हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि हमारे एक्सपर्ट से इसका जवाब भी हम मांगे। फिलहाल पंकज सर, एम्स की स्थिति जी वर्तमान। जी मैं आपके सवाल पर आऊंगा रेक्स, लेकिन थोड़ी सी फ्रीडम लेता हूँ उस बात को कंटिन्यू करने की जो कुलदीप सर ने पहले बताई। एंड वो थी जैसे आपने कहा कि बच्चों की इम्यूनिटी के बारे में। और एक बहुत सवाल जो बार बार जहन में आता है या बार बार पूछा जाता है वो ये है कि क्या बच्चों का बाहर निकल कर खेलना, जो उनके लिए एक दिनचर्या का कारण भी है, एक तरीका भी है इम्यूनिटी बनाने का, तो क्या वो सेफ है आज के समय में? तो एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि इस बीमारी ने एक जो स्थिति को जो बताया है, जो बिल्कुल प्रूवन है अब, वो ये है कि यदि बाहर के वातावरण में जो खुला वातावरण है, जहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर है,
वहां पर अगर बच्चे या बड़े अपना मास्क के साथ बाहर आते हैं तो वो ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे सर ने बोला कि एक अच्छी एक्टिविटीज होना बहुत जरूरी है। घर में रहते रहते अभी हम आगे बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो बच्चों में देखने को मिल रहा है वो मानसिक परेशानियां है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जिनसे बच्चे गंभीरता से झेल रहे हैं इन दिनों। तो एक चीज तो मैं ये जरूर कहूंगा कि दिनचर्या बहुत जरूरी है, और अच्छा खान पान तो जैसे सर ने बताया वो बहुत जरूरी है ही, चाहे वो सुबह दूध हो या फिर जो हमारे घर में एक नेचुरल खाना बनता है, चाहे वो दाल रोटी भात या जो भी आप यहाँ पर दाल बाटी चूरमा राजस्थान की मशहूर डिशेज हैं, तो ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है। जहां दूसरी आपने मुझसे सवाल किया कि अभी एम्स की कैसी स्थिति है, तो मैं आपके जरिए अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अपनी पूरी कैपेसिटी से एम्स इस समय अपनी सेवाएं इस राज्य के, इस प्रांत के, इस इलाके को दे रहा है। अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें या जो उचित जो दवाइयां हैं जिनकी ज़रूरत होती है जिन मरीजों को, उनकी हमारे पास अभी सारी सुविधाएं हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमने पिछली बार भी आपके माध्यम से एक निवेदन किया था जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट आए थे, कि एक बात हम सबको समझना होगा कि हर एक व्यक्ति को अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं होती है। 80% मरीज जो हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं, और उतने ही मरीज माइल्ड डिजीज या जिसे हम बहुत ही धीमी या मध्यम बीमारी कहते हैं उससे ग्रसित होते हैं। और ये देखा गया है कि वो घरों पर रहकर जल्दी सही हो जाते हैं। कुछ 10-15% मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें अस्पताल में बेड्स की जरूरत पड़ती है, और उनमें से भी बहुत ही कम मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन सप्लाई, और उनमें से भी बहुत कम परसेंटेज 1-2% मरीज ऐसे होते हैं जिनको वेंटिलेटर्स की जरूरत होती है। तो इस समय हम सभी सेवाएं दे रहे हैं, और अपनी पूरी कैपेसिटी में एम्स अपनी ये सुविधाएं इस प्रांत को दे रहा है। सर, जैसा कि आपने कहा कि कई बार पेशेंट ज्यादा पैनिक फील करता है, इसलिए वो अस्पताल में आ भी जाता है, तो थोड़े कुछ ऐसे मानक आप बता सकते हैं जिसको हर आम आदमी जो है पहले ऑब्जर्व करे घर के लेवल पर, देन ही डिसाइडेड टू गो हॉस्पिटल? बिल्कुल, जैसा अभी आपने बोला कि हम आपके माध्यम से या अलग अलग माध्यम से बताते रहे हैं कि जब भी आपको ऐसी कोई परेशानी है, पहली बात बिल्कुल सही कही, जैसे सर ने इस समय वेरिएंट या जो वायरस है वो अपना प्रकार बदल रहा है, तो असामान्य लक्षण आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कोई परेशानी का विषय है, हमें सोचना चाहिए क्या हो सकता है। सबसे पहले तो एक बात समझिएगा कि आरटीपीसीआर एक वो टेस्ट है जो इकलौता ऐसा टेस्ट माना गया है अभी तक जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है अभी तक की सेवाओं में, जिसे हम कहते हैं कि कोविड-19 का संक्रमण हो सकता है। अब ध्यान किस बात का रखना है, सबसे पहले तो अभी हम सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर्स आ गए हैं। पल्स ऑक्सीमीटर्स अगर हमारे पास हैं तो हम ये देख लें कि हमारा सैचुरेशन ऑक्सीजन का कितना है, वो 94 के ऊपर है, उसे अच्छा माना गया है। लेकिन जैसे हमने अपने पिछले उसमें भी बताया था कि खाली 94 से नीचे आ जाना, 93-92 आ जाना, ये विषय नहीं बनता कि हम एकदम से परेशान हो जाए। इसके साथ साथ और बातें भी होनी जरूरी होती हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा ये मानना चाहिए कि हमें एक चिकित्सक के पास या एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। दूसरा सबसे जरूरी होता है ताप, या जिसको बुखार कहते हैं, बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो। तीसरा, जैसे हमने उस दिन भी बताया था, रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो 24 के ऊपर आ जाए, और पल्स रेट भी अगर बहुत बड़ी हुई है, 100 के ऊपर गई हुई है, तो उस स्थिति में ऐसा है कि एक मॉडरेट इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है, ये संक्रमण थोड़ा ज्यादा हो सकता है और अस्पताल आया जा सकता है। बट जैसे हमने उस दिन भी बहुत दृढ़ता से ये बात रखी थी कि खाली HRCT लंग्स के CT करा लेना, CT वैल्यूज के साथ आ जाना, 7 है, 14 है, 24 है, ये वैल्यूज किसी भी तरफ इशारा नहीं कर रही है। हमें RT-PCR, और जैसे मैंने 3 लक्षण कहे, RT-PCR का पॉजिटिव होना, बुखार का 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होना, 24 के ऊपर रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन का गति हो जाना, और साथ में SpO2 यानी जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन का, वो जो है यदि आपको लग रहा है कि वो कम हो रहा है, तो फिर हम उस समय ऐसा कहते हैं कि मॉडरेट इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत 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 शुक्रिया सर, इतनी बारीकी से आपने जो इस बारे में हमें समझाया। कुलदीप सर, एक सवाल अजय सिंह जी का आ रहा है, वो ये पूछ रहे हैं कि रनिंग नोज इज अ सिम्टम ऑफ कोविड-19? रनिंग नोज बहुत कॉमन सिम्टम है कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का, चाहे वो एक इन्फ्लुएंजा हो, फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो या कोरोना वायरस हो। इवन हमारे जो अदर वायरस होते हैं, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, बहुत सारे ग्रुप्स है वायरस के जो सभी रनिंग नोज कर सकते हैं।
केवल रनिंग नोज होना एक कोविड का लक्षण नहीं है। कोविड का लक्षण है अगर हमें आसपास कोविड फैला है और तब हमें ये सिम्टम्स हो, साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम जैसे फीवर है, हेडेक है, लूज मोशन है, सांस में दिक्कत है, तब हम कोविड के मान सकते हैं कि हमें संभावना है। कोविड का केवल रनिंग नोज से हम नहीं मान सकते कि ये कोविड होगा, बट एक पॉसिबिलिटी रखना चाहिए जब अगर वो आसपास में हमारे या परिवार में कोरोना किसी को पॉजिटिव आए। ओके, एक सवाल और यहाँ पर शिबू मेहता का है। उन्होंने लिखा है कि आफ्टर दिस जन अनुशासन पखवाड़ा बच्चों को स्पोर्ट्स ज्वाइन करवा सकते हैं क्या सर? एनी रिस्क फैक्टर इज देयर? जी हाँ, एक्चुअली स्पोर्ट्स बच्चों का एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है, प्रवृत्ति होती है कि खेल कूद करना, लोगों से मिलना जुलना, जो कोविड टाइम में बहुत कुछ अफेक्ट हुआ है, जिससे बच्चों के मानसिक तनाव भी बढ़ा है। लेकिन जो दूसरी तरफ हमें बच्चों को प्रिवेंट भी करना है कि इन्फेक्शन ना लग जाए, तो इसके लिए ये भी जरूरी है कि हम पूरा सावधानी रखें कि जब वो स्पोर्ट एक्टिविटी पार्टिसिपेट करते हैं तो इन्फेक्शन ना कॉन्ट्रैक्ट कर लें। तो अगर हम कैलकुलेटेड माइंड से और कुछ संसाधनों के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं जिसमें कि बहुत क्लोजनेस ना हो, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, तब ये की जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर जैसे देखा गया जिम्स वगैरह में बहुत सारे लोग काफ़ी समय तक रहते हैं तो उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड करता है। लेकिन अगर खुले मैदान में है स्पोर्ट्स एक्टिविटी और दूर-दूर बच्चे भाग रहे हैं तो उसमें इन्फेक्शन कम होता है। तो जहाँ पे क्लोज रूम में एक्टिविटी होती है तो उसमें बच्चों को इन्फेक्शन ज़्यादा लगता है। तो अगर हम इस तरह की एक्टिविटी फील्ड में कराएँ जहाँ पे थोड़ा खुला स्पेस हो और कम बच्चों में हम ये एक्टिविटी करें तो किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, जैसा कि हमने बात करी है कोविड के होने के लक्षणों के बारे में बात करी है, हमने उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर सेफ्टी के मद्देनजर हर परिवार अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हुए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखे इस पर्टिकुलर समय में? सबसे पहला जरूरी है कि हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेट करते रहते हैं, एक दूसरे से अपनी परेशानियों को बताते रहते हैं, दूसरी की परेशानियों को सुनते रहें, स्पेशली बच्चों के साथ कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती है। अगर हम इस वाले अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना चाहें तो दिस इज़ ए यूनिक अपॉर्चुनिटी। दिस इज़, अगर हम ये कहें कि ये स्कूली शिक्षा का एक अभिन्न अंग है और इस अपॉर्चुनिटी को हम एनकैश कर सकते हैं, तो इसमें कोई मतभेद नहीं होगा, क्योंकि अब हम बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हम उनको ज़्यादा सिखा सकते हैं, उनको अनुशासित कर सकते हैं, उनको वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बता सकते हैं। डर क्या होता है और कब हमें सतर्क रहना चाहिए, ये भी बता सकते हैं। डरना भी ज़रूरी है, एट द सेम टाइम हमें सतर्क रहना और अपने आप को ब्रेव रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो अभी स्थिति ऐसी है कि पैनिक ही बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं और लॉजिकल थिंकिंग हमारी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कि हम लॉजिकल थिंकिंग भी बच्चों में डेवलप करें कि ये क्या लक्षण, क्या इससे एक्सप्लेन होता है। जैसे डॉक्टर पंकज ने बताया कि SpO2 के बारे में, SpO2 के बारे में एक और भी चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करता है। जो हम नॉर्मल चाइनीज इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो बहुत वेरिएबल रिपोर्ट भी देते हैं और उससे पैनिक कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर हम किसी बच्चे का 90-91 सैचुरेशन है और किसी का 97 98, बहुत फर्क नहीं है इसमें। लेकिन अगर हम जैसे और लक्षणों को भी ध्यान में रखें, WHO के क्राइटेरिया होते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बच्चों में, तो उसमें हम लोग ग्रेड करते हैं। केवल खांसी सर्दी होना एक नो निमोनिया कैटेगरी होता है। जब सांस तेज चलने लगती है तो निमोनिया होता है। सांस के साथ साथ तेजी चलने के अगर सांसें हमें फंसती उकड़ रही हैं या हमारा सोचने समझने की क्षमता कम होती जा रही है या बेहोशी जैसा आ रहा है, तो सीवियर निमोनिया का लक्षण होता है। पर हम लोग इस बारे में कभी ना तो जागरूक करते हैं कि अगर हमें निमोनिया हो रहा है तो हमें पहले तो सोचने समझने की शक्ति हमारी कम होने लगती है, तो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या सेंसोरियम ऑल्टर्ड हो रहा है, क्या हम बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने में हमारी सांस उखड़ रही है, हम टेलीफोन पे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी बहुत हद तक पता चल जाता है कि उसको कोविड इन्फेक्शन और निमोनिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सही कहा आपने। इन विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है और हर इंस्ट्रूमेंट के मानक अलग होते हैं जैसा कि आपने कहा। पर अभी एक बड़ा ये भी एक मुझे लगता है सर कि बहुत बड़ा कंसर्न है कि फिर फाइनली आदमी पता कैसे लगाए, क्योंकि जो महंगे प्रोडक्ट हैं वो उनकी क्वालिटी शायद अच्छी होगी पर वो एक्सपेंसिव बहुत है, हर किसी का अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे में वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो बिना किसी इक्विपमेंट के हमें ये आंकने में मदद करेगी कि हाँ अब हमारी कंडीशन ऐसी है कि हमें हॉस्पिटल जाना ही चाहिए?
पंकज सर, आप भी बता सकते हैं इस पर विशेष अगर कुछ बताना चाहें। हाँ, मैं वैसे जैसे सर ने बताया कि खाली इंस्ट्रूमेंट्स से खाली इन सब बातों का पता नहीं लगाया जाना चाहिए, एटलीस्ट घरों में, क्योंकि इसके साथ एक एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। पर जिसे असामान्यता कहते हैं, जैसे हम छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों में तो बहुत क्लियरली, अगर उनमें हमें लग रहा है कि एक छोटा बच्चा है जो इस समय ब्रेस्ट फीड पर है या इस समय वो दूध पीता है माँ का, और लग रहा है कि इस समय उसने ऐसा कोई नया उसमें चेंज दिख रहा है कि वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है, या हम बहुत बार कहते हैं कोई भी ऐसा लक्षण असामान्य जो आपको लग रहा है कि बच्चे में तुरंत दिखाई दे रहा है, तो वो एक तरीके की एक रेड सिग्नल होती है। बहुत ज्यादा शिथिलता, बहुत ज्यादा वो आपको लग रहा है कि बच्चा आपका बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है फुल टाइम, आपको लगता है कि 2-4 दिन पहले से ऐसा नहीं था। बुखार तो उसे था लेकिन बुखार उतर गया, लेकिन उसके बाद से आपको लग रहा है कि उसका पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं है, या फिर वो जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसमें भी ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो आप जानते हैं कि वो, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे तो ऐसा करते हैं कि वो तो नहीं चाहते, बट आपको पता है कि वो आपका बच्चा ऐसा नहीं है, वो बहुत अपने आप को उदास महसूस कर रहा है या थका हुआ महसूस कर रहा है। ये सारे वो लक्षण होते हैं जिनको आपको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों में ये जो चेंज होता है, ये भी एक तरीके के सिम्टम्स होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि जैसे सर ने कहा, ये जरूरी नहीं कि कोविड-19 का इन्फेक्शन ही उस समय वायरल का समय भी होता है, कि वायरल भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली इट्स द टाइम। और अगर खान पान में आपको चेंज लगे कि बच्चे को भूख नहीं लग रही है, बच्चा कह रहा है कि आजकल उसको खाता नहीं है जिस तरह से वो खाता था, सो अगर अचानक ही कोई चेंजेस आते हैं, सो डेफिनेटली ये एक तरह से आपको ध्यान में रखने चाहिए। कुलदीप सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गर्भवती माँ अगर पॉजिटिव है तो क्या उनके बच्चे पर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? जी हाँ, ज़्यादातर ये बच्चे को माँ के गर्भ के दौरान तो नहीं ट्रांसमिट होता, लेकिन गर्भ जैसे ही डिलीवरी होती है उस समय बच्चे को इन्फेक्शन लगने का ज़्यादा चांस होते हैं। अभी बहुत सारे कुछ ऐसे केस रिपोर्ट हैं जिसमें कि गर्भ से ही बच्चे को इन्फेक्शन आया, लेकिन ऐसे बहुत ही रेयर हैं। और ज़्यादातर बच्चों को डिलीवरी के बाद बच्चे के इन्फेक्शन लगने के चांस होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इन छोटे बच्चों को ज़्यादा लक्षण नहीं होते। और दूसरा, अगर क्योंकि माँ से ट्रांसमिट होते हैं, तो अगर माँ दूध पिलाते समय और उसको अपना पास रखने में अगर पूरी सावधानी रखेगी, फेस मास्क पहन के रखे तो, और हैंड हाइजीन रखे, तो ये इन्फेक्शन कम हो जाता है। एट द सेम टाइम उसको दूध पिलाना कम नहीं करना चाहिए। दूध दूध एक एंटी इम्यूनिटी की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, बच्चों को इन्फेक्शन कम लगता है, और तरह के डायरिया, डिहाइड्रेशन वगैरह होने के भी चांस कम होते हैं, और खाना पीना भी उससे अच्छा मिलता रहता है। तो हमें अपनी सावधानी रख के बच्चे को हम केयर कर सकते हैं, पर ज़्यादातर ये माँ से अलग करने का हमें नहीं सोचा चाहिए, अनलेस अनटिल माँ को सीरियस इन्फेक्शन है और वो भी खुद ही निमोनिया से ग्रसित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि अगर लक्षण ज्यादा गंभीर हैं तभी बच्चे को दूर किया जाए। अभी फिलहाल काफी लोग वॉच कर रहे हैं, पर क्वेश्चन किसी का नहीं है, तो मेरा सवाल ये था सर आपसे कि वैक्सीनेशन जो है, पंकज सर आपसे जानना चाहूंगा मैं, वैक्सीनेशन जो है 18 साल से ऊपर के लिए तो शुरू हो रहा है 1 मई से हिंदुस्तान में, 15 से राजस्थान में, पर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का कैसा रहेगा और कब तक शुरू होगा? इस पे अभी काफी काम चल रहा है। जैसा आपने कहा कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलने की बात शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई अगस्त के आसपास, अभी सितंबर के आसपास, क्योंकि ट्रायल्स बहुत चल रहे हैं, एक बात समझनी होगी कि किसी भी ट्रायल में अभी तक बच्चे शामिल नहीं किए गए थे। तो आप ये भी जानते हैं कि बच्चों का एक अलग से फिजियोलॉजी है, उनमें एक अलग वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है। तो इस कारण से अभी इसको शुरुआत नहीं किया गया है, बट ऐसा माना जा रहा है कि इस फेज के बाद बच्चों का नंबर ही आने वाला है, उसको थोड़ा जो है एज को नीचे किया जाएगा, 14 साल 13 साल किया जाएगा, बट इसमें अभी समय है। बट आपने जैसे वैक्सीनेशन की बात की, तो एक चीज हम और आपके सामने रखना चाहेंगे कि जिनके बच्चों के वैक्सीन ड्यू हैं, मतलब एक रूटीन इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो भारत सरकार चलाती है, आपको हम ये बताना चाहेंगे कि कोविड के समय में भी वो किसी भी तरीके से बाधित नहीं किया गया है, क्योंकि इस समय ये बीमारी एक एडिशनल बीमारी है। बट जो बीमारियां पहले से भारत में हैं, जिनसे बहुत ज्यादा मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी जिसे हम कहते हैं, जिससे रोग है या मृत्यु होती है बच्चों में, वो अभी भी कहीं गई नहीं है। सो उनसे भी उतना ही खतरा है बच्चों को। तो वो जो रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है भारत सरकार, जिनके ये राज्य सरकारें काम कर रही हैं,
उनके नियमित टीके जरूर लगवाएं, और वो केंद्रों पर लग रहे हैं, वो एम्स में भी लगते हैं, वो और अस्पतालों में भी लगते हैं, तो उनके ऊपर ध्यान रखें। एक और बात कि जो मैं अपने सभी आपके माध्यम से सुनने वालों को कहना चाहूंगा कि यदि हम अपने समय पर वैक्सीन ले लेते हैं, हम सब बड़े बुजुर्ग ले चुके हैं, 65 साल से ऊपर के, 18 साल से ऊपर के यदि लोग ले लें, तो एक बात ध्यान रखें कि ये एक तरीके की हर्ड इम्यूनिटी बनाने में मदद करेगा। हमारे बच्चों ने वैक्सीन तो नहीं ली होगी, बट चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है, जो वो टूटेगी। सो ब्रेक इन चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटने में मदद मिलेगी। तो दो चीजें भी बहुत सावधानी से हम को करनी है। पहला, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम बड़ों को बहुत ज्यादा करना है, और दूसरा, अपने समय पर वैक्सीन ले लेनी है। तो यदि हम ऐसा कर देंगे तो एक तरीके से हम अपने बच्चों को वो कवच दे पाएंगे जिसके लिए अभी वो एलिजिबल नहीं हुए हैं। बहुत सही कहा सर, आपने बहुत सही कहा। कुलदीप सर, एक सवाल आया है वर्षा अरोड़ा जी का। ये कह रही है कि बच्चे जो हैं ना तो हल्दी का दूध पीने में इंटरेस्ट शो करते हैं, ना ही काढ़ा पीने में इंटरेस्ट शो करते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या क्या दिया जाए? बहुत बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, आई थिंक। या ऐसा अभी साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये काढ़ा या हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये हम जानते हैं कि हल्दी या टर्मरिक एक एंटीसेप्टिक है। तो ये हमारे जो बैक्टीरियाज को, जो एबनॉर्मल बैक्टीरिया हैं, उनको कम करने में सहायक होती है। साथ में जो काढ़ा होता है उसमें कई जड़ी बूटियां होती हैं, जो जैसे कि तुलसी हो गया, अदरक होगी, तो ये सब चीज़ें हमारे ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं और ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट होता है। ये अभी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। लेकिन बच्चे क्योंकि टेस्ट पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, तो ये हो सकता है बच्चे ना लें। लेकिन हम अगर, जरूरी नहीं कि इनसे हम इम्यूनिटी बढ़ा पाएँ या उनको इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर पाएँ। वो जो भी पसंद करते हैं नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल किसी और शेक फॉर्म में दे सकते हैं उसी चीज़ को। तो हल्दी को हम किसी और चीज़ में मिला के दे सकते हैं, तो उस तरह से हम थोड़ी बहुत इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि जो नेचुरल बच्चे को अच्छा लगता है, जो चीज़ अच्छी लगती है उसको, और वो हम जानते हैं या डॉक्टर ने बताया कि ये न्यूट्रिशियस है, वो चीज़ हमें देना चाहिए। देना चाहिए, बहुत जरूरी है, जो बच्चे को पसंद भी हो और जो न्यूट्रिशन भी उसमें मौजूद हो। एक सवाल बंटी पुरोहित जी का यहाँ पर आया है सर। उनका कहना है कि उनका बेटा जो है वो 18 महीने का है, तो क्या उसकी माँ को, यानी कि बंटी जी की वाइफ को, वैक्सीन ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय वो अपने बच्चे को फीड भी कर रही है? वैक्सीन दे सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में अभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन बड़ा बच्चा 18 महीने का हो गया है, तो उस समय मात्रा भी दूध की कम हो जाती है, तो बहुत उसमें ट्रांसमिट होने के चांसेस कम है। तो ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। दूध ज़्यादा जरूरी है, पर वैक्सीन भी जरूरी है, तो दोनों साथ साथ कर सकते हैं। सर, आखिरी सवाल आप दोनों से मेरा, क्योंकि हमने ये इस प्रोग्राम का हमारा ये हिस्सा है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जो हैं हमारे व्यूअर्स तक, हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएंगे। तो आखिरी सवाल कुलदीप सर आपसे और पंकज सर आपसे, क्या संदेश है आपका वर्तमान स्थिति को देखते हुए? कुलदीप सर। सबसे पहला जरूरी है कि इस समय जो पैनिक सिचुएशन है, उसके लिए खुद हम जिम्मेदार हैं। और जैसे डॉक्टर पंकज ने भी बोला कि जैसे जिस पिछली बार हम लॉकडाउन में ज़्यादा सतर्क थे, तो इस समय हम थोड़ा ढीले पड़ गए हैं। और जो फैसिलिटी हमने लास्ट टाइम क्रिएट करी थी, जैसे कोविड वार्ड और कोविड फैसिलिटी क्रिएट कर देना, वो बहुत ज़रूरी था और बहुत ज़रूरी अभी भी है कि अगर हम ऐसी फैसिलिटी क्रिएट कर दें जहाँ पे पेशेंट को हम रख के आइडेंटिफाई कर पाएँ किस मरीज को सीरियस होने के चांसेस हैं या डेंजर साइन है और उसको अलग करना चाहिए, और किस मरीज को वहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे जो हमारा जो पैनिक है वो काफ़ी कुछ हद तक कम हो जाएगा। इस समय अगर हम ये फैसिलिटी और डॉक्टर्स कम्युनिकेशन के माध्यम से उनको बताते रहें, और मुझे भी लगता है कि अगर पेशेंट्स भी हैं, आम जनता भी है, एक डॉक्टर से सलाह लेके कुछ चीज़ करें, इवन ऑक्सीजन प्रयोग करने से पहले, पल्स ऑक्सीमीटर लगाने से पहले, या कोई भी काढ़ा या कुछ भी चीज़ लेने से पहले अगर डॉक्टर से सलाह लेते हैं, तो ये काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशंस को और विजिट टू द हॉस्पिटल काफ़ी रिड्यूस कर सकता है। बिकॉज आजकल डॉक्टर्स बहुत सारे मेथड यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। टेलीफोन के अलावा टेलीमेडिसिन से भी सलाह दी जा रही है, रेडियो के माध्यम, आपके माध्यम से हमें सबके सब लोगों को पहुंच रहे हैं। तो बहुत सारे इस समय हमारे पास विकल्प मौजूद हैं, जिससे हम ज़्यादा से लोगों को ये बता सकते हैं कि क्या चीज़ सही है साइंटिफिकली,
और साइंटिफिकली फॉलो करें। बहुत सही कहा आपने। आपके पास सूचनाओं का पूरा भंडार है, आपको बस जरूरत है तो बिना घबराए उन्हें फॉलो करने की। पंकज सर, मैसेज टू जोधपुराइट्स। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी रेक्स। और सर ने जो कहा उसमें कुछ एडिशनल चीजें जरूर कहना चाहूंगा। पहले उन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आज हमने बच्चों के लिए ये सेशन रखा है कि आप बिल्कुल ना घबराएं, बच्चे भी बिल्कुल ना घबराएं, बट कुछ चीजों का सावधानी से आप चीजें ध्यान में रख सकते हैं। पहला, इस समय गर्मियों का मौसम है, एसीज खूब चल रहे हैं, तो घर में कोशिश करें ये जो एसीज हैं उनको चलाने के बाद एक दिन में ऐसा वक्त जरूर रखें जब खिड़की दरवाजे सब खुले हों, वेंटिलेशन हो, क्योंकि ये देखा गया है बार बार के जो वेल वेंटिलेटेड रूम्स हैं वहां पर ये कोविड-19 का अगर वायरस आता भी है तो वो संक्रमण का खतरा कम होता है। ऐसे क्लोज्ड स्पेसेस में जहां पर बच्चे अगर खेल रहे हैं या 2 या 4 या 5 बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, ऐसी जगहों पर क्लोज्ड स्पेसेस में बच्चों का बैठना बंद करें। तीसरा, ये बच्चे जहां एक साथ बैठकर वहां पर भी संक्रमण का खतरा बहुत होता है, तो समूह में खाना खाना, समूह में चलना, ये सब अभी एक गैर जिम्मेदाराना एक चीजें हैं जिनसे हम सबको बचना होगा। और जैसा सर ने कहा, एक अच्छी खुराक बहुत जरूरी है इस समय। वो बिल्कुल वही जैसा उन्होंने कहा कि जो उन्हें पसंद है वो दीजिए, क्योंकि इस समय कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की बात नहीं है। जो उनको पसंद है, अब चाहे वो वेज हो नॉन वेज हो, लेकिन वो एक पौष्टिक जो खाना है वो खाएं, वो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक अच्छी दिनचर्या, जिसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि वो एक व्यायाम या छोटी सी एक्सरसाइज जो वो करते हैं, जिससे उनके लंग कैपेसिटी, इससे जब बच्चे बाहर खेलते हैं तो उनके फेफड़े है उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, लंग की कैपेसिटी बढ़ाना जरूरी होता है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज से वो बहुत जरूरी है। और बड़े, मैं फिर लास्ट में आऊंगा उन्हीं की तरफ, क्योंकि इन बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी हम बड़ों की है। तो यदि हम बड़े अपना सारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्योंकि हम बाहर निकले, अभी फिर दोबारा से कहते हैं, तो यदि हम वो अपनाते हैं, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर यूज ऑफ मास्क और वैक्सीन, अगर इन तरफ ध्यान देते हैं तो आने वाले समय में हम बच्चों को इस संक्रमण के खतरे से बचा पाएंगे। बहुत सही कहा आपने। हम बड़ों की जिम्मेदारी ज्यादा है, बच्चों को कैसे हम प्यार से समझाएं, कैसे उन्हें मोटिवेट करें, ये हम पर निर्भर करता है। डॉक्टर कुलदीप सर, डॉक्टर पंकज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। कई सारे सवाल जिन्होंने अभी लाइव को ज्वाइन किया होगा उन्होंने पूछ लिया है, पर अगर फिर भी किसी के मन में कोई संशय है, कोई सवाल है, तो कोई ऐसा टोल फ्री नंबर है जहां पर बच्चों से संबंधित कोई परामर्श मिल सके एम्स में, या कोई आपका कोई आउटडोर ऐसा हो जहां पर परामर्श दिया जा सके? हेलो, अच्छा, हम नंबर है, सर टोल फ्री आपको नंबर, मेरी जिसमें आवाज कोविड आ के रही बाद है? बेड खाली है, ऑक्सीजन है कि नहीं, लेकिन अगर वो कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं जी कोविड जी, से आ रही है। रिलेटेड, तो हमारे वॉलंटियर्स इनका जवाब दे सकते हैं। 7733916666। सर एक बार नंबर वापस से बता दीजिए, शायद इंटरनेट की वजह से थोड़ा एरर आ गया था। हाँ, ये जो नंबर है टोल फ्री नंबर, ये हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू है, जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स और इंटर्न के जरिए मिलता है, जिसमें कोविड से संबंधित जानकारी बच्चों के बारे में या एडल्ट्स के बारे में, दोनों के लिए दी जाती है। ये नंबर है 7733916666। 916633 6666 4 times 6। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू बोथ ऑफ यू एंड टीम एम्स फॉर दिस सपोर्टिंग सेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।